हेलो एस्पिरेंट, आज से हम विजन ISP 365 करने वाले हैं जिसमें हमारा पहला सब्जेक्ट इकोनॉमी होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला टॉपिक जो है वो RBI से रिलेटेड है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी। इस टॉपिक में हम RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स देखेंगे और इन टूल्स का क्या ऑब्जेक्टिव होगा ये भी देखेंगे। तो मेनली ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। इन टूल्स का ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करना। ठीक है, RBI दो तरह के टूल्स को यूज़ करती है। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव एंड अदर वन इज़ क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब पैसा कितना होगा और क्वालिटेटिव मतलब पैसा कहाँ जाएगा। तो पहले डिस्कस करते हैं इन क्वांटिटेटिव टूल्स की। ये क्या होते हैं? ये वो टूल्स होते हैं जो मार्केट में टोटल मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और यही इनका एम होता है। तो इसमें पहला जो टूल है वो है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? ये वो रेट होता है जिस पे RBI बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, और अगर RBI इस पैसे को बढ़ा देती है तो बैंक के लिए लोन महंगा हो जाता है और मार्केट में मनी सप्लाई भी कम हो जाती है। सेकंड आता है रिवर्स रेपो रेट, जो जब बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा जो है RBI के पास जमा करती है तो RBI उन्हें जो इंटरेस्ट देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और इससे मार्केट से जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी होती है वो भी ऑब्जर्व होती है। नेक्स्ट आता है CRR। CRR का मतलब क्या है कि हर बैंक को अपने टोटल कैश का एक फिक्स परसेंटेज RBI के पास रखना होता है और इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर CRR बढ़ेगा तो बैंक के पास जो लोन देने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है SLR। SLR मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बैंक्स को अपने पास कुछ पैसा लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड एसेट फॉर एग्जाम्पल गोल्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ज़्यादा रखने से भी बैंक की जो लोन कैपेसिटी होती है वो कम होती है। एंड उसके बाद आते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, यानी कि पैसा कहाँ जाएगा। अब ये कौन से टूल्स है? ये वो टूल्स होते हैं जिनका मेन फोकस क्वांटिटी पे नहीं होता है बल्कि ये देखने पर होता है कि पैसा किस सेक्टर में जा रहा है। तो इसका जो पहला टूल है मॉरल सुएजन, यानी कि ये एक तरह का प्यार से समझाने वाली स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या होता है कि RBI बैंक्स को मीटिंग या लेटर्स के थ्रू रिक्वेस्ट करती है कि वो पॉलिसी गाइडलाइंस को फॉलो करें। ठीक है, ये बाइंडिंग नहीं होता है पर इफेक्टिव होता है। सेकेंड टूल है मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है कि लोन लेने के लिए आप जो चीज़ गिरवी रखते हैं, यानी कि जो कोलैटरल रखते हैं, उसकी वैल्यू और लोन अमाउंट के बीच का गैप, वो क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। अगर RBI मार्जिन बढ़ा दे तो लोन जो है उसकी अमाउंट कम हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे स्पेकुलेशन कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एक्शन। अगर कोई बैंक RBI के रूल्स नहीं मानता है तो RBI उस पर पेनल्टी लगाता है और उसके काम पर सैंक्शंस भी लगाता है। ठीक है, तो सिंपल टर्म में अगर समझे तो जब महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ती है तो RBI इन इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो कम खर्च करें। बट जब इकोनॉमी स्लो होती है तो RBI क्या करेगा? इन्हें कम कर देता है ताकि जो क्या कहते हैं मार्केट में पैसा बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा RBI के सरप्लस ट्रांसफ़र से रिलेटेड, सरप्लस ट्रांसफ़र टू सेंटर। RBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2.6 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफ़र किया। सिंपल भाषा में बात करें तो RBI ने अपनी कमाई में से एक्सपेंसेस निकालने के बाद और फ्यूचर के लिए जो पैसा रिजर्व करना था उसको रखने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या ये टैक्स है या फिर लोन है? नहीं, ये ना तो टैक्स है ना लोन है, ये RBI का प्रॉफिट या सरप्लस है। ठीक है, अब क्यों इस साल जो है सरप्लस इतना ज़्यादा था? 2024-25 में क्यों इतना ज़्यादा था? तो रीज़न इसका ये है कि एक तो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट हाई था, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट से बेटर रिटर्न्स मिले, लिक्विडिटी ऑपरेशन से भी ज़्यादा नेट इनकम आई और रिस्क प्रोविजनिंग भी कम थी। तो इसीलिए 2.6 लाख रुपए जो इतना अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हुआ। नेक्स्ट आता है इस सरप्लस को ट्रांसफ़र करने की बेनिफिट क्या है? तो पहला बेनिफिट है फिजिकल डेफिशिएंसी से कम होता है एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ती है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है RBI की इनकम।
यानी कि कौन कौन से रिसोर्सेज है जहाँ से आरबीआई इनकम जनरेट करता है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सबसे पहले इस चीज़ की बात करते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मिलने वाला इंटरेस्ट भी आरबीआई की इनकम होती है। तो आरबीआई के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉन्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये दोनों का बहुत बड़ा स्टॉक होता है। तो इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वही आरबीआई की सबसे स्टेबल और प्रिडिक्टेबल इनकम सोर्स होती है। ये सिक्योरिटी आरबीआई के पास कैसे आती है? तो ये आती है वाया ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको हम ओएमओ बोलते हैं, या लिक्विडिटी मैनेजमेंट के टाइम, या फॉरेक्स इंटरवेंशन के टाइम। एक पॉइंट यहाँ समझने वाली बात है कि आरबीआई गवर्नमेंट को डायरेक्टली लोन नहीं देता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड खरीद के इंटरेस्ट कमाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट फ्रॉम लेंडिंग टू बैंक, यानी कि नेक्स्ट इनकम सोर्स है ये, मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको हम एलएएफ बोलते हैं, उससे रिलेटेड इनकम। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल कौन से होते हैं। लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल का मतलब है कि आरबीआई कभी पैसा जो है मार्केट में इंजेक्ट करती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे इकोनॉमी स्मूथ चलेगी। और कभी पैसा जो है ऑब्जर्व करती है, यानी कि मार्केट पैसा जब मार्केट से निकाल दिया तो मार्केट में जो मनी सप्लाई थी वो कंट्रोल हो गई, और साथ के साथ जो है इससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होती है। और ये आरबीआई कुछ टूल्स की हेल्प से करती है। इन टूल्स का यूज़ करके आरबीआई नेट इंटरेस्ट को अर्न करता है, क्योंकि जितना इंटरेस्ट उसने कमाया और जितना उसने दिया, इनका जो डिफरेंस है वही जो है नेट इंटरेस्ट कहलाता है। अब ये इंजेक्शन इन टूल्स के जो इंजेक्शन और अब्जॉर्प्शन के टूल्स है, ये कौन कौन से हैं। पहले इंजेक्शन टूल्स की बात करते हैं। इंजेक्शन मतलब कि मार्केट में मनी को इंजेक्ट करना, ठीक है। तो इसके है दो टूल, जो रेपो हो गया, रेपो रेट हो गया, और एमएसएफ हो गया। और दूसरा आ गया अब्जॉर्प्शन टूल, जो मार्केट से एक्स्ट्रा पैसे को ऑब्जर्व करते हैं। वो कौन से है? रिवर्स रेपो, एसडीएफ और ओएमओ। अब थोड़ा सा एलएएफ के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एलएएफ क्या है? एलएएफ जो है आरबीआई का शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। पर्पस इसका क्या है? बैंकिंग सिस्टम में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच को हैंडल करना। इसको कितना टाइम के लिए दिया जाता है? तो ये ओवरनाइट से 14 डेज तक के टाइम पीरियड में दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जब बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है तब ये पैसा दिया जाता है। अब नेक्स्ट है एलएएफ की मेजर टूल्स। तो सबसे पहले आते हैं मनी को इंजेक्ट करने के टूल्स के बारे में, जिसमें पहला टूल है रेपो रेट, जो हम ऊपर अभी बात कर रहे थे, ठीक है। तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट में आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास गिरवी रखता है, ठीक है। यानी कि आरबीआई ने क्या किया? बैंक्स को शॉर्ट टर्म पैसा दिया, और उसके बदले में गवर्नमेंट बैंक ने क्या किया? जो उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी थी वो आरबीआई के पास गिरवी रखी, और बैंक्स रेपो रेट पर इंटरेस्ट देती है, ठीक है। यानी कि साथ में इंटरेस्ट दिया उसने बैंक्स को, आरबीआई को। मतलब बैंक क्या कर रहा है? आरबीआई से पैसे उधार ले रहा है और उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। वही रेपो इंटरेस्ट आरबीआई की इनकम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। ये एक इमरजेंसी बोरोइंग विंडो है। इसमें बैंक्स अपनी एसएलआर सिक्योरिटी गिरवी रख के आरबीआई से एमएसएफ रेट पे पैसा लेता है, और एमएसएफ हमेशा रेपो से ज़्यादा होता है। इसीलिए एमएसएफ को लास्ट रिजॉर्ट फंडिंग फॉर बैंक्स भी कहा जाता है। मतलब जब पैसे लेने के सारे रास्ते पे यमराज बैठ जाए तो आरबीआई सेंटा क्लॉज बन के एमएसएफ के थ्रू बैंक्स को पैसा देता है, ठीक है। अब आते हैं मनी सप्लाई को ऑब्जर्व करने वाले टूल, जिसमें सबसे पहला टूल आता है रिवर्स रेपो, ठीक है। रिवर्स रेपो में आरबीआई क्या करता है? बैंक्स से पैसा लेता है और बैंक को कोलेटरल देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है, और साथ ही उन्हें इंटरेस्ट भी देता है। तो अगर इंटरेस्ट आरबीआई दे रहा है तो ये आरबीआई का क्या हो गया? एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट टूल है इसमें एसडीएफ। एसडीएफ का मतलब होता है कि आरबीआई से पैसा ऑब्जर्व करने, आरबीआई क्या करता है? जब बैंक से पैसा ऑब्जर्व करता है और कोई भी कोलेटरल नहीं देता, यानी कि इसमें आरबीआई कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देता है, सिर्फ डिपॉजिट लेता है, और इसीलिए एसडीएफ को कोलेटरल फ्री लिक्विडिटी ऑब्जर्प्शन टूल कहते हैं, ठीक है। ये जो एसडीएफ है ये डायरेक्ट एलईएफ में इंक्लूड नहीं होता है, बट ये एलईएफ लाइक मैकेनिज्म से ऑपरेट होता है। नेक्स्ट टूल आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको हम ओएमओ कहते हैं। तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता भी है और बेचता भी है। अगर आरबीआई ओएमओ परचेज करता है तो आरबीआई पैसा देता है, इससे लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है और सिक्योरिटी से इनकम इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है।
सेकंड है, अगर आरबीआई जो है ओएमओ को सेल करता है तो आरबीआई पैसा ऑब्जर्व करता है और इंटरेस्ट देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट सोर्स आता है आरबीआई का इनकम सोर्स है सेन्योरेज। सेन्योरेज का मतलब क्या है कि जो करेंसी की फेस वैल्यू है माइनस उसमें जो प्रिंटिंग कॉस्ट लगी हुई है, यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि नोट बनाने में जितना खर्चा आया और नोट की जितनी वैल्यू है उसका जो बीच का जो गैप है या डिफरेंस है वही सेन्योरेज है। इसको एग्जांपल से समझे तो मान लो कि 500 का नोट प्रिंट किया, ठीक है, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आई 500, फेस वैल्यू कितनी होगी 500। फेस वैल्यू का मतलब है कि जो उस नोट पे लिखा हुआ है, अगर 500 का नोट है तो उस पर 500 लिखा है, अगर जो है 10 रुपये का नोट है उसमें 10 लिखा हुआ है, 20 रुपये का नोट है 20 लिखा हुआ है, तो ये उसकी फेस वैल्यू हो गई। तो 500 के नोट को प्रिंट करने के लिए 5 रुपये की कॉस्ट लगी, तो फेस वैल्यू 500 और 5 रुपये प्रिंटिंग कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 495 आएगा, दैट इज सेन्योरेज, और वही इनडायरेक्ट प्रॉफिट होता है आरबीआई का। अब थोड़ा सा और इसको अगर समझना है तो सिंपल इसको एक्चुअल फॉर्म में देखते हैं आरबीआई कैसे काम करता है इस पर। तो आरबीआई एसपीएमसीएलआई जो कि करंट करेंसी को प्रिंट करने वाली कंपनी है, वो क्या करेगी, आरबीआई उसको 100 रुपये के नोट को प्रिंट करने का ऑर्डर देती है। ठीक है, इस पे आरबीआई 3 रुपये खर्च करती है और 100 का नोट बनाती है। ठीक है, अब आरबीआई क्या करेगी, इस नोट को गवर्नमेंट को देती है और गवर्नमेंट उसे अपने जो भी खर्चे है उसके या सैलरी स्कीम जहाँ पे भी उसको खर्चना है वो खर्च करती है। अब गवर्नमेंट आरबीआई को क्या देती है, तो गवर्नमेंट आरबीआई को जीसेक या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या टी बिल ये और उसके साथ में इंटरेस्ट भी देती है। अब अगर आप देखो तो आरबीआई ने क्या किया, पूरे प्रोसेस में आरबीआई ने 3 रुपये खर्च किए और 100 रुपये की वैल्यू को क्रिएट किया और इससे 97 की इनकम क्रिएट हुई और यही 97 जो है सेन्योरेज है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब ये 97 कहाँ जाएगा, कुछ टाइम ये पैसा जो है आरबीआई के पास रहता है लेकिन फिर ये गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सेन्योरेज और इन्फ्लेशन का लिंक कैसे होता है। अगर मान लो एक्सेसिव में नोट प्रिंटिंग होती है तो उससे क्या होगा, उससे सेन्योरेज होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ज़्यादा सेन्योरेज होगा तो इससे फिर मनी सप्लाई बढ़ेगी और मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो इसीलिए इसको इन्फ्लेशन टैक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट सोर्स है आरबीआई का फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट। आरबीआई इंटरेस्ट अर्नड ऑन फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट, मतलब जब आरबीआई अपने एफसीए फॉरेन करेंसी एसेट को फॉरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है तो जो रिटर्न मिलता है वो क्या है, वो इंटरेस्ट अर्नड ऑन फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट होता है और यही आरबीआई की इनकम है। अब आरबीआई के फॉरेन एसेट क्या होते हैं, फॉरेन एसेट वो एसेट होते हैं जो फॉरेन करेंसी में होते हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू होते हैं। अब आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में क्या आता है, फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स विद फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, गोल्ड हेल्ड अब्रॉड, एसटीआर, ये 5 चीज़ें आती है, यही सब मिलके फॉरेक्स रिजर्व बनाते हैं। नेक्स्ट सोर्स है इनकम का आरबीआई लोन्स एंड इंटरेस्ट इनकम। तो सबसे पहले देखते हैं लोन्स एज अ सोर्स ऑफ इनकम। आरबीआई मेनली जो लोन देता है वो या तो कमर्शियल बैंक्स को देगा या सेंट्रल या स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उनको देंगे, उनको देता है, या फिर कुछ इमरजेंसी फैसिलिटीज़ देता है। तो जब आरबीआई लोन्स को कमर्शियल बैंक को देता है तो वही रेपो एमएसएफ वाले रेट अप्लाई होते हैं, बट जब आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देती है तो वो शॉर्ट टर्म लोन देती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, टेम्परेरी कैश के मिसमैच के लिए दिए जाते हैं और आरबीआई इस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब सवाल ये आता है कि क्या आरबीआई गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म लोन भी देती है, आंसर है नो। आरबीआई गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म लोन डायरेक्टली नहीं देती है क्योंकि ये फिजिकल डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। मतलब सीधा सा समझो कि जो गवर्नमेंट है उसको अपनी इनकम एक्सपेंडिचर को खुद मेंटेन करना पड़ेगा, आरबीआई थोड़े ना उसका ठेकेदार है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि आरबीआई गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म लोन नहीं देती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की, यानी कि ईसीएफ की, जो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच सरप्लस ट्रांसफर, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंक ऑटोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं कि ईसीएफ के जेनेसिस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले यही देखते हैं कि ईसीएफ आया कहाँ से। तो
इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क या ईसीएफ को आरबीआई ने 2019 में बीमल जलन कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे अडॉप्ट किया। इसका पहला जो हम देखते हैं कि ये रीज़न क्या रहे जिसकी वजह से जो ये फ्रेमवर्क बनाना पड़ा, यानी कि इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझते हैं। तो 2017 और 18 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में सीरियस इंस्टीट्यूशनल कन्फ्लिक्ट हो गया था, स्पेशली आरबीआई का जो सरप्लस है या जिसको हम रिजर्व कहते हैं उसको लेके। एक तरफ गवर्नमेंट का कहना था कि आरबीआई के पास बहुत पैसा पड़ा है जिसे कि इकोनॉमी में लगाया जा सकता है, दूसरी तरफ आरबीआई का कहना ये था कि ये पैसा सेफ्टी बफर है, ठीक है, और इकोनॉमी के शॉक के लिए ज़रूरी है। तो इस कन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए बीमल जलन कमेटी 2018 बनाई गई और उसी की रिकमेंडेशन पर ईसीएफ को 2019 में अडॉप्ट किया गया। इसके बारे में भी हम आगे जाके थोड़ा सा और पढ़ेंगे थोड़ी सी डिटेल में कि इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, ठीक है। ये ईसीएफ उसी रिकमेंडेशन का पार्ट है। तो पहले ईसीएफ को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि ईसीएफ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, यानी कि ईआरएम फ्रेमवर्क 2012। मतलब ये है इस लाइन का कि ईसीएफ और ईआरएम का रिलेशन क्या है, ठीक है। ईसीएफ अकेला फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। ईसीएफ जो है आरबीआई के एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट यानी कि ईसीएफ ईआरएम का इंटीग्रल पार्ट है, आरबीआई के ईआरएम का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। अब ये ईआरएम फ्रेमवर्क कब इंट्रोड्यूस हुआ? ईआरएम फ्रेमवर्क बेसिकली 2012 को इंट्रोड्यूस हुआ और ये आरबीआई के सारे रिस्क को सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई और मैनेज करता है। मतलब ईआरएम क्या है? रिस्क आइडेंटिफाई करेगा और असेस करेगा, और ईसीएफ उस रिस्क के लिए ये डिसाइड करता है कि कैपिटल कितना चाहिए, ठीक है। सिंपल भाषा में बात करें तो ईआरएम जो है वो ये बताता है कि रिस्क क्या है और ईसीएफ क्या है बताएगा कि उस रिस्क के लिए पैसा कितना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ईसीएफ के कॉन्सेप्ट पर कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो ईसीएफ या इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ये एक मेथड है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक मेथड देता है जिससे ये डिसाइड होता है कि आरबीआई को रिस्क के अगेंस्ट कितना कैपिटल रखना चाहिए और आरबीआई को कितना प्रॉफिट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो ये सब कैसे होगा? ये सब सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर होता है। मतलब सेक्शन 47 बोलती है कि सरप्लस गवर्नमेंट को मिलेगा और ईसीएफ बोलता है कि कितना सरप्लस मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ईसीएफ आरबीआई कैपिटल मैनेजमेंट की फुल रूल बुक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 47 को, जिसमें आरबीआई के सरप्लस को क्या लीगल बेस डिफाइन किया है, ठीक है। तो सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 कहता है कि आरबीआई का जो सरप्लस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। सिंपल भाषा में बोले तो आरबीआई अपना प्रॉफिट परमानेंट नहीं रख सकता है, उसको एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट को देना ही होगा, ठीक है, देना ही पड़ेगा। अब आरबीआई कितना पैसा ट्रांसफर करेगी ये कौन डिसाइड करता है? ये ईसीएफ डिसाइड करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इनकम कैपिटल अंडर इकोनॉमिक कैपिटल अंडर ईसीएफ, यानी कि ईसीएफ के अंडर इकोनॉमिक कैपिटल के कंपोनेंट्स कौन से हैं। ईसीएफ के अंडर इकोनॉमिक कैपिटल दो मेन कंपोनेंट में डिवाइडेड है, एक है रियलाइज्ड इक्विटी और दूसरा है रीवैल्यूएशन बैलेंस। इन दोनों को मिला के ही आरबीआई की इकोनॉमिक कैपिटल बनती है। सबसे पहले बात करते हैं रियलाइज्ड इक्विटी। ये क्या होता है? रियलाइज्ड इक्विटी बेसिकली आरबीआई के पास वो कैपिटल है जो एक्चुअल में अर्नड है और रियल फॉर्म में अवेलेबल है। रियल फॉर्म मतलब कैश में अवेलेबल है जैसे, और इमीडिएटली लॉस को ऑब्जर्व कर सकती है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है रियलाइज्ड इक्विटी के अंदर? इसमें आरबीआई की कैपिटल आती है जिसको हम आरबीआई की बेस कैपिटल भी बोल सकते हैं, और रिजर्व फंड आते हैं। रिजर्व फंड्स का मतलब क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जैसे कि मान लो हम घर में गुल्लक मेंटेन करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दें और इमरजेंसी सिचुएशन में उस पैसे को यूज़ करते हैं। सिमिलरली आरबीआई के पास रिजर्व फंड होता है जो उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, यानी कि पिछले कई सालों से जो उसने प्रॉफिट का एक पोर्शन सेव किया होता है, रिजर्व रखा होता है, वही ये पैसा होता है। तो ये ऐसा किस लिए रखता है? वो किसके लिए करता है? वो तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली स्ट्रेंथ के लिए इसको रखता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है रियलाइज्ड इक्विटी के अंदर कॉन्टीजेंट फंड, अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए बफर होता है ये, और फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिस्क के अगेंस्ट ये रखा जाता है। फोर्थ इसके अंदर आता है एडीएफ, जिसको हम एसेट डेवलपमेंट फंड बोलते हैं। ये बेसिकली आरबीआई के इंफ्रा से रिलेटेड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, जैसे कि मान लो बिल्डिंग, आईटी सिस्टम, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है।
तो ये 4 जो चीज़ें हैं ये मिलकर रियलाइज्ड इक्विटी बनाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंटीजेंसी रिस्क बफर। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली जो रियलाइज्ड इक्विटी है उसी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसका रोल क्या होता है? मॉनेटरी स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क कवर करना। सिंपल भाषा में बात करें तो सीआरबी आरबीआई की इमरजेंसी सेफ्टी बफर, आरबीआई का इमरजेंसी सेफ्टी बफर है, ठीक है। और याद रखो कि सीआरबी किसका पार्ट है? रियलाइज्ड इक्विटी का पार्ट है, ना कि ईसीएफ का पार्ट है। ईसीएफ आरबीआई का इमरजेंसी सेफ्टी सीआरबी आरबीआई का इमरजेंसी सेफ्टी बफर है, लेकिन कंपोनेंट किसका है? रियलाइज्ड इक्विटी का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे ईसीएफ के दूसरे कंपोनेंट की तरफ, दैट इज रिवैल्यूएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? रिवैल्यूएशन बैलेंस का मतलब होता है कि आरबीआई के जो एसेट्स है उनकी जो वैल्यू है उसमें होने वाली अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉसेस। सिंपल भाषा में बात करें तो एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़ने से पेपर पर जो प्रॉफिट दिखता है उसे रिवैल्यूएशन बैलेंस कहते हैं। अब ये प्रॉफिट आता कहाँ से है? तो ये प्रॉफिट आता है एक्सचेंज रेट की मूवमेंट से, गोल्ड प्राइसेस की मूवमेंट से, या इंटरेस्ट रेट के चेंजेस से। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक्चुअल कैश में नहीं होते हैं और ये सिर्फ कैसे दिखेंगे? आपको पेपर पे प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन रिस्क अब्जॉर्प्शन के काम ये बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब रूपी डॉलर के अगेंस्ट गिरता है या गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो आरबीआई के इंटरेस्ट की वैल्यू पेपर पर क्या होती है? वो बढ़ जाती है। ये प्रॉपर प्रॉफिट जैसे कि कैश होता है उसमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका जो अगर आप यूज़ देखेंगे उसको कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? जब जो है रिस्क ऑब्जर्व करना हो वहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अनरियलाइज्ड और नोशनल प्रॉफिट कहते हैं। रिवैल्यूएशन बैलेंस को इकोनॉमिक कैपिटल का पार्ट माना जाता है, लेकिन रियलाइज्ड इक्विटी का नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों? अभी आगे देखते हैं। क्योंकि रियलाइज्ड इक्विटी वो पैसा होता है जो एक्चुअल में आरबीआई के पास है, यानी कि जो कैश में पड़ा हुआ है और उसे यूज़ किया जा सकता है और इसे गवर्नमेंट को सरप्लस दिया जा सकता है, रेगुलर जो एक्सपेंसेस है उनको कवर किया जा सकता है। तो इसीलिए इसे इकोनॉमिक सेफ्टी बफर ने जो है नहीं माना जाता है। किसको नहीं माना जाता है? रिवैल्यूएशन बैलेंस को नहीं माना जाता है, सॉरी रियलाइज्ड इक्विटी को नहीं माना जाता है। बट जो रिवैल्यूएशन बैलेंस है वो कैश में नहीं होता, लेकिन ये एसेट की एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जो इमरजेंसी में हेल्प करते हैं, जैसे कि करेंसी क्रैश हो जाए या एक्सटर्नल कोई शॉक है उसमें काम ये आता है, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक कैपिटल में इनको इंक्लूड किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है टेन्योर का। तो बीमल जलन कमेटी ने रिकमेंड किया कि इकोनॉमिक जो कैपिटल फ्रेमवर्क है उसको हर 5 साल में रिव्यू किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऐसा क्यों 5 साल का टर्म दिया? कि इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती रहती है भाई, वो एक जैसे नहीं रहती है, ठीक है। उसमें चेंजेस आएगा और उसी तरीके से नेचर जो रिस्क होता है उसका नेचर भी चेंज होता रहता है। कभी हो सकता है जो रिस्क है वो ज़्यादा हो, इस साल हो सकता है ज़्यादा हो, नेक्स्ट ईयर वो कम हो जाए। तो इसीलिए कैपिटल फ्रेमवर्क भी पीरियोडिकली अपडेट होना चाहिए। नाउ बात करते हैं विमल जलन कमेटी के बारे में, जो मैंने ऊपर बोला था कि हम थोड़ा सा इसका और बैकग्राउंड देखेंगे कि ये कैसे क्या इसकी रिकमेंडेशन थी। तो बीमल जलन कमेटी के ऊपर बीमल जलन कमेटी देखें तो 2018 में ये बनी। सबसे पहले ये क्लैरिफाई करते हैं कि ये कमेटी 2018 में बनी और रिपोर्ट इसने 2019 में सबमिट करी, इसीलिए इसको बीमल जलन कमेटी रिकमेंडेशन 2019 भी बोलते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका कोर ऑब्जेक्टिव है आरबीआई के सरप्लस ट्रांसफर के लिए एक क्लियर रूल बेस्ड कन्फ्लिक्ट फ्री फ्रेमवर्क बनाना, ठीक है। अब बात करते हैं इसने क्या रिकमेंडेशन दी। तो इसकी की रिकमेंडेशन है जिसमें सबसे पहला इसने बोला कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बनाना होगा, यानी कि ये इसने इंट्रोड्यूस किया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी, क्योंकि इसमें क्या कहा गया? इसमें बोला गया कि आरबीआई का जो पैसा है, आरबीआई का जो टोटल इकोनॉमिक कैपिटल है वो कितना होगा ये डिफाइन किया, ताकि कितना पैसा आरबीआई के पास रहेगा और कितना गवर्नमेंट को ट्रांसफर होगा ये क्लियर किया जा सके, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक जो आरबीआई का टोटल इकोनॉमिक कैपिटल है इसमें क्या आएगा? इसमें रियलाइज्ड इक्विटी आएगी प्लस इसमें रिवैल्यूएशन बैलेंस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसने बात करी इकोनॉमिक कैपिटल ऑप्शनल रेंज की, कि उसको फिक्स किया जाए। इस कमेटी ने बोला कि इकोनॉमिक कैपिटल 20 to 24
0.5% ऑफ आरबीआई की बैलेंस शीट के बराबर होगा, और इससे अगर ये ज़्यादा है तो वो एक्सेस कैपिटल है, उसको ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, और इससे अगर कम है तो वो रिस्क है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो ये रेंज इसीलिए दी गई ताकि जो शॉक है उसको ऑब्जर्व किया जा सके। नेक्स्ट रिकमेंडेशन दी इसने, रीवैल्यूएशन बैलेंस का ट्रीटमेंट क्लियर करें या क्लियर किया जाए। इसका क्या मतलब है कि रिवैल्यूएशन बैलेंस यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल का ये एक पार्ट होगा, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव सरप्लस का ये पार्ट नहीं होगा। रीज़न क्या है इसका? जैसे हमने ऊपर देखा कि जो ये प्रॉफिट है या फिर हम इसको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हैं, ये पेपर पे प्रॉफिट होते हैं, इन्हें गवर्नमेंट को देना रिस्की होगा, ठीक है। रियलाइज्ड इक्विटी का मतलब है कि कमेटी ने इसको क्या कहा कि ये रियलाइज्ड इक्विटी से ही सरप्लस ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये इसकी नेक्स्ट रिकमेंडेशन में बोला कि उसने रियलाइज्ड जो इक्विटी है वो सरप्लस को ट्रांसफर, उसी से सरप्लस ट्रांसफ़र होगा, गवर्नमेंट को डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। ये फोर्थ हो गया। अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये रियलाइज इक्विटी क्या है, ये एक्चुअल में पैसा है और यही बांटा जाएगा। फिफ्थ इसने बोला कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर, सीआरबी, ठीक है, सीआरबी को बनाया जाए। कमेटी ने आरबीआई को सीआरबी बनाने की बात बोली, और सीआरबी मतलब रियलाइज्ड इक्विटी का वो हिस्सा जो फाइनेंशियल रिस्क, मॉनेटरी रिस्क, क्रेडिट रिस्क को कवर करेगा। और इस सीआरबी का पर्पस अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस में आरबीआई को फाइनेंशियली स्ट्रांग रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेस कैपिटल ट्रांसफ़र का रूल सेट करना। ये छठी रिकमेंडेशन दी। इस रिकमेंडेशन में बीमल जलन कमेटी ने बोला कि आरबीआई का इकोनॉमिक कैपिटल जो अपर लिमिट है वो 24.5% से ज़्यादा हो जाए अगर, तो एक्सेस कैपिटल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इससे पहले ये डिस्क्रिप्शन पर होता था, बट अब ये रूल बेस्ड हो गया। अब नेक्स्ट 47 के बाद भी इसने की, इसके बारे में भी इसने रिकमेंडेशन दी कि सेक्शन 47 के अंदर सरप्लस ट्रांसफ़र को जस्टिफाई किया जाना चाहिए। कमेटी ने ये क्लियर किया कि जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसका जो सेक्शन 47 है वो आरबीआई को सरप्लस ट्रांसफ़र का लीगल अथॉरिटी देता है, ठीक है, लेकिन ट्रांसफ़र ईसीएफ के फ्रेमवर्क के अंदर ही होना चाहिए। तो कंक्लूजन अगर इस बात का करें तो अगर ईसीएफ को एक लाइन में समझे, इसमें इकोनॉमिक कैपिटल जो फ्रेमवर्क है आरबीआई का, वो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डिसाइड करता है कि आरबीआई को रिस्क के लिए कितना कैपिटल रखना है और कितना सरप्लस गवर्नमेंट को सेफली ट्रांसफ़र किया जा सकता है।